हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं विच इज एंड फील। एंड फील समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज करते हैं, राइट? अब आप अपना हाथ यहाँ पे रखो एल्बो पे, ठीक है, एंड अपने एल्बो को बेंड करो। तो जब आपका एल्बो बेंड हो रहा होगा, एंड में आप देखोगे कि जब आपका एल्बो पूरा बेंड हो चुका है तो यहाँ पे आपको कोई टेंडन या लिगामेंट ऐसा दिख रहा होगा, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो पॉपअप हो रही है। एंड अब ये दोनों चीजें आपस में मिल गई तो आपका एल्बो आगे और बेंड नहीं हो पा रहा। सिमिलरली अगर आप पीछे हाथ रखो और इस एल्बो को स्ट्रेट करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो बोन है ना। और आगे हाथ जब रख रहे हो तो यहाँ पे कुछ टेंडन या लिगामेंट या फिर कोई कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो रुक रहा है। और पीछे जब इसको सीधा करोगे तो ऐसा लगता है कि ये तो बोन ही है हमारी, राइट? अब ये चीज होती है एंड फील। अब आओ इसको अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होती है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर की वजह से रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्बो की ही बात करूं तो जब मैंने एल्बो फ्लेक्शन किया तो ये जो आपका फोरआर्म है एंड आर्म है ये आपस में आके मिल गए, जिसकी वजह से मैं अपने एल्बो को या फिर अपने फोरआर्म को इससे ज्यादा आगे लेके नहीं जा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन हो गया। सिमिलरली अगर मुझे एल्बो को स्ट्रेट करना है तो यहाँ पे ये जो बोन्स हैं ये आपस में लॉज हो गई, जिसकी वजह से इससे ज्यादा एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल। तो जब आप मूवमेंट करते हो तो एंड में जो आपकी मूवमेंट है वो रुक जाती है बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, बोन हो सकती है, लिगामेंट हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अब ऐसा होता क्यों है कि जो हमारी मूवमेंट है वो पर्टिकुलर एक रेंज पे आके रुक जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन की बात करूं तो अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन करते जाऊं और मान लो यहाँ पे ये सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन की वजह से मेरा एल्बो फ्लेक्शन रुके ही ना, तो मेरा एल्बो तो भाई 180 डिग्री 360 डिग्री तक घूम जाएगा। इतनी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो हमारी बॉडी में सारी चीजें भगवान ने बहुत लिमिट में दे रखी है ना। तो उसी लिमिट में इन्हें रहना होता है। अब इन्हें लिमिट में रखेगा कौन? इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ही इन्हें लिमिट में रखते हैं, राइट? अब आते हैं दूसरे मेन पॉइंट पे कि जब आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है या फिर जो सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन है वो हमें फील हो रहा था। बट जब हम एल्बो एक्सटेंशन कर रहे थे तो हमें बोन फील हो रही थी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट एंड मूवमेंट टू मूवमेंट। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो एंड फील है वो इसी को कहा गया है कि जब आप पूरी रेंज कंप्लीट कर लेते हो तो एंड में जो फील आती है उस जॉइंट के ऊपर उसे हम कहते हैं एंड फील। यानी वो वाली फीलिंग जिसके आगे आपकी मूवमेंट हो ही नहीं पा रही है, पेशेंट मूवमेंट कर ही नहीं पा रहा और वहां पे जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है या फिर लिमिट हो गई है। अब जो मूवमेंट लिमिट हो रही है ये किसी भी वजह से हो सकती है, किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती है। बोन हो सकता है, टेंडन हो सकता है, लिगामेंट हो सकते हैं, जॉइंट कैप्सूल हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। सो इट वेरीज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। अब देखो, ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एंड फील्स होती हैं, बट इनका हमने कैटेगराइजेशन कर दिया है अंडर 3 एंड फील: सॉफ्ट, फर्म एंड हार्ड। हार्ड में क्या होगा कि जो आपकी एंड फील है, मतलब जब आप एंड में लेके गए रेंज को मूवमेंट की तो एंड में एक आपको बोनी फीलिंग दिखाई देगी। दूसरा हो गया आपका फर्म कि कुछ फर्म चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड तीसरा हो गया सॉफ्ट कि जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है जो आपकी मूवमेंट को लिमिट कर रहा है या रोक रहा है। सो ऑल एंड ओवर जो आपकी एंड फील है इन योर होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: सॉफ्ट, फर्म एंड हार्ड। सो सॉफ्ट में क्या होता है बेसिकली कि जब आप कोई मूवमेंट कर रहे होते हो तो जब आप उसकी एंड रेंज पे आ जाते हो तो वो मूवमेंट रुक जाती है। अब वो जो मूवमेंट रुकती है तो वो किस वजह से रुक रही है कि कोई सॉफ्ट चीज या फिर सॉफ्ट मशी सी चीज कोई है जिसकी वजह से वो रुक रही है। सो यूजुअली जब सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन होता है तो जो आपकी एंड फील आती है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट एंड फील। अब ये आपको किन किन मूवमेंट्स में देखने को मिलेगी? एल्बो फ्लेक्शन में देखने को मिलेगी, आपको नी फ्लेक्शन में देखने को मिलेगी। सो ऐसे और भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ये जो सॉफ्ट एंड फील है ये देखने को मिलेगी। एंड ये नॉर्मल हर इंडिविजुअल में होता ही होता है। तो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल एंड फील जो कि आपको इन मूवमेंट्स में दिखाई देनी चाहिए इन एवरी पेशेंट नॉर्मली। सो यहाँ पे इस इमेज में भी आप देख सकते हो ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन और ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो आपस में अप्रोक्सीमेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आगे की मूवमेंट है वो नहीं हो पा रही है। सो दिस कम्स अंडर द सॉफ्ट एंड फील। Then the next type of normal end feel is the firm end feel. अब firm end feel में क्या होता है कि कुछ हल्का सा कुछ हार्ड या बहुत firm चीज आपको मिलेगी at the end of movement, जिसकी वजह से जो आपकी रेंज है वो लिमिट हो रही है या फिर वो आपको आगे और मूवमेंट नहीं करने दे रही है। जब आप बिल्कुल एंड रेंज पे आ जाओगे तो आपको ना हल्का सा रेजिस्टेंस या फिर कोई एक टिश्यू स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। एंड ये देखो, सिर्फ हम बातों में तो कर रहे हैं, यानी कि थ्योरी में तो हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, बट ये आपको प्रैक्टिकली भी करना आना चाहिए। एंड
प्रैक्टिकली इन तीनों एंड फील्ड्स में डिफरेंशिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड ये आप विद एक्सपीरियंस ही सीख पाओगे। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस करना। अब देखो, जो फर्म एंड फील है वो तीन वजह से आ सकती है। सबसे पहला कि कोई मस्कुलर स्ट्रेच है, या फिर कोई कैप्सुलर स्ट्रेच है, या फिर लिगामेंटस स्ट्रेच है। तो इन तीनों की वजह से जो आपकी फर्म एंड फील है वो आपको देखने को मिलती है। अब इन तीनों के ही मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे। तो अगर हम मस्कुलर स्ट्रेच की बात करें कि मस्कुलर एंड फील, मस्कुलर फर्म एंड फील हमें कौन सी मूवमेंट में देखने को मिलेगी, तो जब आप हिप का फ्लेक्शन करते हो विद नी स्ट्रेट, तो आपको मस्कुलर स्ट्रेच वाली जो फर्म एंड फील है वो आएगी। नेक्स्ट इज द कैप्सुलर स्ट्रेच। तो कैप्सुलर स्ट्रेच आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप एमसीपी जॉइंट का एक्सटेंशन करते हो। सो दीज आर आर एमसीपी जॉइंट, ये जो नकल्स होते हैं दीज आर मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, एंड जब आप इनका ऐसे एक्सटेंशन करते हो तो जो आपकी एंड फील आती है इन नॉर्मल इंडिविजुअल, वो कौन सी आती है, कैप्सुलर स्ट्रेच वाली। नेक्स्ट इज द लिगामेंटस स्ट्रेच। सो लिगामेंटस स्ट्रेच वाली जो एंड फील है वो कौन सी मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगी, सो दैट इज फॉरआर्म सुपिनेशन। तो जब आप सुपिनेशन करते हो यानी कि ये वाले मूवमेंट करते हो फॉर आर्म की, तो इसमें जो एंड फील आती है आपकी, दिस इज योर लिगामेंटस फर्म एंड फील। सो यहाँ पे आप इन इमेजेस के थ्रू भी देख सकते हो। सो ऑल दीज थ्री एंड फील्स कम अंडर विच कैटेगरी, फर्म एंड फील कैटेगरी। सो फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द सॉफ्ट एंड फील, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्म एंड फील, एंड इन फर्म एंड फील देयर आर these three subdivisions. What are they? So first is the capsular stretch, then is the muscular stretch, and third is the ligamentous stretch. So we have covered this part of end field till now. We will study about the hard end field. So what come under the hard end field is usually bone to bone approximation, and because of that bone to bone approximation, it is the thing which is limiting your movement, that we have studied in the example of elbow extension, that while we are doing elbow extension, your olecranon process, right, this is your olecranon process, it goes into which, olecranon fossa, right, and when it lodges into the olecranon fossa, your elbow extension is limited, or elbow extension range of motion is stopped, right. So this comes under which category, hard and feel category, and this is a normal thing which should be in every individual. And the same thing you can see in this image also. Now we will talk about the abnormal end field. Till here we have talked about the normal end field. Like in normal end field, these are the three end fields, and these are the normal examples of each and every end field, and blah blah blah. So these comes under which category? Normal physiology, right? But now we will talk about the pathology, because when a patient is coming to you, he is not at all normal. Because if you would have been normal, he would have never approached you. But if a patient is coming to you, that means he or she has a pathology, right? So you should know about the abnormal end field as well. So usually the abnormal end field is again divided into four categories. What are they? So soft, firm, hard, and one is added, which is the empty end field. So the names are same, but their occurrence is different. And also one end field is added, that is the empty end field. Now first comes is the soft abnormal end field. So जब हमने normal वाली end field पढ़ी थी, so we know if we do elbow flexion, then because of this soft tissue approximation, the elbow flexion range of movement is stopped, right? But in abnormal end field, if a patient has a pathology, for example, a patient has developed an edema or a swelling here, and the patient is not able to bend his elbow beyond this part, right? So normally, in normal conditions, in normal physiology, the elbow range of motion comes till here. But the patient has a pathology. He is having a swelling or an edema here. So he is not able to bend his elbow after this range. This is the end range which he can achieve. So that's why the term here is used, that is sooner or later in the range of motion ROM, right? So इसका हुआ ये मतलब कि वो पूरी रेंज कंप्लीट नहीं कर रहा, उससे पहले ही उसकी रेंज रुक सकती है, या फिर ये जो एंड फील है, अब for example the range has stopped here, so you will check the end feel at this particular range only, and then if you touch the end feel, if you touch that particular part, you will get to know, oh, the patient has a swelling or the patient has edema, so it is soft. So this comes under the soft abnormal end feel. So this type of end feel can develop at any joint. At any joint, what I mean to say, that if a joint has a normal hard end feel under normal condition, for example, let's take the example of elbow flexion, elbow extension, sorry.
right? So elbow extension has which end feel normally? Hard end feel, right? But for suppose the edema is not present on the volar aspect, it is present at the dorsal aspect, right? So यहाँ पे the patient is having swelling. So if the patient wants to extend the elbow, he is not able to go beyond this range. ठीक है, तो elbow extension की range is limited here only. And now you touch the joint and you get to know, okay, the patient has swelling here, he has edema here, right? So the normal end feed is not hard here because the patient is not able to extend the elbow. The patient is not able to extend the elbow because he has swelling here. And if I am touching the joint, I get to know that it is a soft end feel because of which the patient is not able to complete the range of elbow extension. So it is a soft abnormal end feel. नाउ सिमिलरली कम्स द फर्म एंड फील कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी रेंज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सम फर्म स्ट्रक्चर जिसकी वजह से द रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड. अब ये जो फर्म एंड फील है ये किन किन कंडीशंस में हमें देखने को मिल सकती है अंडर पैथोलॉजी. So if the individual has increased muscle tone or there is shortening, shortening can be of muscle, of capsule, of fascia, of ligament, anything. So if the patient has shortening or he has a contracture or there is an increased muscle tone, all comes under the firm, abnormal and feel. So these are the conditions which are not present in a healthy human being. Be very careful about it. These conditions I'm talking about the abnormal pathology, right? So this comes under the firm, abnormal and feel. Now comes the hard end feel. So again, we will take the example of elbow extension. So normally when we do elbow extension, this olecranon process and it lodges into the olecranon fossa and the end feel becomes what? Bony end feel, which comes under which category? Hard end feel. Similarly, if I talk about elbow flexion, it is a end feel. It is a joint which has which type of end feel? Soft end feel. For suppose the individual, an ex-individual has a fracture here and there is a loose body in the joint, right? So which type of end feel you get there? You will get a hard end feel at the elbow flexion movement, which is not a normal end feel for it because the normal end feel for elbow flexion is what? What? Soft end feel. But because of that bony structure, the end feel now is hard. So this comes under which category? Hard abnormal end feel. Similarly, और कौन-कौन सी conditions के अंदर आपको hard end feel देखने को मिल सकती है? Osteoarthritis में, fracture के cases में, osteoarthritis, chondromalacia. So these are all the conditions which I have listed here, which give rise to which type of abnormal end feel? Hard abnormal end feel. Next comes the empty end feel. अब फॉर सपोज तुम एक इमेजिन करो, एक सिनेरियो इमेजिन करो, अ पेशेंट कम्स टू यू, राइट? ही हैज एन एक्यूट इंजरी, ठीक है, एंड द पेशेंट इज सो मच इन पेन दैट ही इज नॉट इवन अलाउइंग यू टू टच हिज पार्ट, टच हिज इंजर्ड पार्ट, right? So what you will do? Will you be able to assess the end feel? No, you will not be able to assess the end feel. No. Why? Because the patient is already very much stressed, है ना? And because he is so much in pain that he will not allow you to make any movement at his joint, right? So इसकी वजह से क्या होता है? The end feel which comes is the empty end feel. So this type of end feel can be seen under which conditions? Whether there is an acute inflammation, there is bursitis, there is an abscess, or the patient has any psychological disorder, anything like that. So all these end feel which comes under here are categorized as empty abnormal end feel. Now the biggest question is why I have to assess an end feel. अब ये तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा कि एक एबनॉर्मल एंड फील है एंड एक नॉर्मल एंड फील है, तो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना तो आना चाहिए ना. अगर मुझे पता ही नहीं है कि नॉर्मल टिश्यू अप्रोक्सीमेशन पे जॉइंट लिमिट हो रहा है, जॉइंट रेंज लिमिट हो रही है, या फिर कोई बोनी स्ट्रक्चर की वजह से जॉइंट लिमिट हो रही है, तो कल को मेरे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है और मुझे यही नहीं पता कि इसकी जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो किस वजह से लिमिट हो रही है, सो हाउ आई एम गोना ट्रीट दैट पेशेंट. सो बिकॉज of this only reason, I need to have a very good expertise in assessing the end field. And this comes only when you see patients and you do this end field checking on each and every patient, right? These are all the references from which I have taken all this information. So if you want to study more about end field, you can definitely go and check out on these references. Rest, I have covered all the basic things and all the above basic things also which you need to know as a physiotherapist while you are treating your patients, that I have already covered in this video. But still you want to learn more about end field and you want to know and you have curiosity that where I have taken all this information, from where I have taken this. So these are all the references which I have mentioned here. And if you like this video, if you find this video helpful and informative, do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep watching and keep subscribing.